नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अजय ब्रह्मात्म जी को। आप एक जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, पत्रकार हैं और लेखक भी हैं, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, साथ ही जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की बातें हैं, उन सबको साझा करते हैं नई पीढ़ी के साथ। आज आपसे की गई बातचीत के माध्यम से हम पत्रकारिता के कुछ नए आयाम समझने की कोशिश करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसका विश्लेषण थोड़ा और होगा बातों के माध्यम से। अजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के किस हिस्से में आपका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई, ये सब हम जानना चाहेंगे। बहुत संक्षेप में ये है कि मेरे पिताजी बहुत ऐसे जॉब में थे जिसमें स्थानांतरण बहुत होता है जी। तो सरकारी नौकरी में थे, तो उनकी वजह से हम लोग बार बार ठिकाने बदलते रहे। हर 2 साल 3 साल के बाद किसी नई जगह पर चले जाते थे, तो परमानेंट हमारी दोस्तियां भी वैसी नहीं हैं। जी। 2-4 ऐसे दोस्त हैं, मैं तो बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी सबसे पुरानी दोस्त जो है वो केजी की दोस्त हैं, और अभी तक मैं उनके संपर्क में हूँ। हम लोग बातें करते रहते हैं, कभी कभी मिल भी लेते हैं। और बचपन में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं लगता था, दिलचस्पी नहीं थी। बाकी गतिविधियों में ठीक था, और ये हालत मेरी इंटर तक रही। जी। लेकिन ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरे एक गुरु मिले, रामधारी सिंह दिवाकर, कहानीकार हैं बहुत मशहूर। और उसी समय उसी बैच में मेरे एक बहुत परम प्रिय मित्र हैं, अमिताभ नाम से कविताएं लिखते हैं वो, और उनके साथ और 2-3 दोस्त मिले, और दरभंगा का माहौल मिला मुझे। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। वाह। तो वो संगत ऐसी हो गई। फिर उसके बाद से मास्टर करने के लिए दरभंगा में एडमिशन ले चुका था। तब ये तय हुआ और मन किया कि नहीं, चलते हैं दिल्ली, चलते हैं। जी। फिर मैं 1980 में दिल्ली आ गया और जेएनयू में एडमिशन ले लिया, और फिर यहाँ से मास्टर किया, एमफिल किया, पीएचडी कर रहा था, जो किसी वजह से छोड़ देना पड़ा। तो स्कूल में कमजोर छात्र जो कि लिखने पढ़ने से भागते रहते थे, वो एक ऐसे प्रोफेशन में आ गए जिसकी मूल आवश्यकता ही लिखना पढ़ना है। तो पत्रकारिता की ओर कैसे रुझान हुआ? पत्रकारिता के रुझान होने की वजह यह थी कि जो पीएचडी मैंने छोड़ी, वो इसलिए छोड़ी कि ये मुझे स्पष्ट हो गया था कि मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। जी। नौकरी इसलिए नहीं मिल सकती कि मेरे राजनीतिक रुझान जो था, वो जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनसे मैच नहीं करता था। जी। तभी किसी ने मुझे सलाह दी कि तुम क्या चीन जाना चाहोगे? वहाँ के प्रकाशन विभाग में एक जरूरत है जी। सलाहकार की और अनुवादक की, परामर्शदाता की। मैंने कहा चले जाएंगे, और चीन में चला गया तो 1 ही साल के लिए था, जैसे कि होता है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन वो जगह अच्छी लगी, मैं उन्हें अच्छा लगा, काम का स्टाइल अच्छा लगा, तो मैं रह गया 5-5.5 साल। और मेरी पत्नी विभा रानी हैं, वो वहाँ गई थी, लेकिन वो लौट नहीं पाई। यहाँ उनकी नौकरी थी, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन कितने दिन तक का और कब तक मेंटेन करें, तो ये सब वजह थी कि मैं लौट आया। तो मेरे पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। तब तक मैं अनुवाद करने लगा था, और चीन में रह के मैं भारतीय अखबारों के लिए लिखता था। मैं नई दुनिया एक अखबार हुआ करता था, उसके लिए रेगुलर कॉलम लिखता था मैं, लंबी दीवार के देश से। जी। फिर यहाँ आके मैंने धीरे धीरे लगभग 9 सालों तक मैंने फ्रीलांसिंग पत्रकारिता की बॉम्बे में। तो जब फिल्म डेस्क आपको मिला या फिल्म पत्रकारिता आपने शुरू की, तो आरंभिक दौर में क्या आपकी विचारधारा रही, कैसे वो समय के साथ बदली, ये हम जानना चाहते हैं। नहीं, मेरा शुरू से ध्यान था कि मैंने अपने साथियों से भी कहा, जो लोग मेरे साथ काम करते थे, कि देखिए, सच्चाई और सही खबर से ज़्यादा बड़ा गॉसिप कुछ नहीं होता है। जी। गॉसिप क्या है? गॉसिप खबर है, और आप कानाफूसी की बातें करें, इससे अच्छा है कि आप सही जानकारी हासिल करें, इस पर ज़्यादा फोकस करें। खबरें हमें भी मालूम होती थी, गुपचुप खबरें हमें भी पता चल जाती थी, लेकिन हम नहीं करते थे, वो हमारा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अखबार में एक कॉलम होता है, उस तरीके का रुचि थी, तो एक आध दोस्तों को, या मैंने खुद भी लिखा। और पहले तो बहुत शर्म आती थी, तो मैं दूसरे नाम से लिखता था जी, कि मेरा नाम बदनाम होगा कि ये क्या कर रहे हो। फिर मुझे लगा वो भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो मैं खुद को नहीं छिपा सकता। तो फिर मैंने अपना नाम देना शुरू कर दिया। नाम देना शुरू किया तो फिर मेरे गॉसिप का लेवल भी थोड़ा अलग किस्म का हो गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कॉन्शियसली कुछ किया, लेकिन शायद मेरे मिजाज में वो नहीं है। अगर आपकी फिल्म बुरी लगी है तो फिल्म की बुराई में चाहे जितनी कर लूँ,
लेकिन मैं व्यक्ति की बुराई नहीं करता जी। या ये मैं नहीं कहता कि उनको काम ही नहीं आता है। और मैं चूंकि उत्तर भारत से गया था, हिंदी पढ़ लिख के गया था, हिंदी की एक उच्च शिक्षा ली थी मैंने, तो भाषा संस्कार भी था मेरे पास, तो मेरी शब्दावली भी थोड़ी अलग है। मैं इस बात को बहुत दिनों के बाद, अभी मैंने एक बार सोचा कि मैं रिव्यू बंद कर देता हूँ अब, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरे एक मित्र हैं जो लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप बंद मत कीजिए, आपके रिव्यू बाकी रिव्यूअर के काम आते हैं, इंडस्ट्री के काम आते हैं, और आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, वे शब्द वो लोग ले लेते हैं और फिर उन शब्दों का अपने पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हिंदी पत्रकारिता, फिल्मों की पत्रकारिता बहुत जवान है और इसमें शब्द नहीं है, तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल, जब मैं नाटक के शब्द या और कहीं से कुछ शब्द में क्वाइन भी करता हूँ, तो उस ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। फुटेज के लिए गति चित्र इस्तेमाल करता हूँ मैं, या इस ढंग के बहुत सारे शब्द हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप करते रहिए रिव्यू, आपके रिव्यूज वैसे क्रिटिक देखते हैं, वो भले ही नकल कर लेते हो या कुछ भी करते हो, और फिल्मों के ऐसे लोग देखते हैं जो मायने रखते हैं। तो मायने रखने वाले लोगों तक आपके रिव्यू पहुंच जाते हैं। आपके दर्शक निश्चित रूप से कम है और आपकी फॉलोइंग भी कम है, लेकिन फॉलोइंग सॉलिड है जी। क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि जो दूसरे फिल्म समीक्षक हैं वो आपको पढ़ते हैं, पत्रकारिता के छात्र आपको पढ़ते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग इस तरह के हैं जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कहीं ना कहीं आपके लेखन का उन्होंने उल्लेख किया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इरफान खान पर एक किताब लिखी और उसके लिए आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिले। अजय जी, जब हम किसी बड़े कलाकार से, स्थापित कलाकार से मिलते हैं, तो और जब हम लिखना चाहते हैं, उन्हें कागज़ पर उतारना चाहते हैं, तो किस तरह की तैयारी होती है और ऐसा क्या किया जाए कि वो कलाकार हमारे साथ सहज हो सके? देखिए, सहजता तो आसानी से नहीं होती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है अजय देवगन। अजय देवगन से जब मैं पहली बार अच्छी बातचीत करने के लिए, उन्होंने 15 से 20 मिनट लिया मुझे समझने में या खुलने में। 20 मिनट के बाद जब वो खुले तो उन्होंने बहुत शानदार इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि वहाँ उन्होंने बहुत सारी व्यक्तिगत बातें शेयर की, अपनी फीलिंग्स शेयर की, अपने एहसास शेयर किए। तो एहसास शेयर करने से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब कोई बिलीव करेगा क्या कि वो ठीक है फिल्म इंडस्ट्री से आए थे, लेकिन उनको समान जमीन नहीं मिली थी, उनको नीची नज़र से देखा जाता था, इसलिए कि वो स्टंटमैन के बेटे थे, वो स्टार के बेटे नहीं थे, और बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा था। उस स्ट्रगल को आप कैसे समझ पाएंगे जब तक वो एहसास खुद वो ना दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सलमान खान जो कि मोनोसिलेबल जवाब देते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे उनके साथ भी जब बात की और जब वो खुले तो बहुत सारी बातें सामने आई। मेरा ये मानना है कि एक रिस्पेक्ट हमेशा, जब इंटरव्यू लेने जाए या किसी से बात कर रहे हो आप, तो सब्जेक्ट के प्रति आपका रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। अगर वो किसी सवाल को छोड़ रहा है, जवाब नहीं देना चाह रहा है, तो उसके पीछे आप ना लगे कि उसी को दोहराते रहें। आप बात को बदल दें, दूसरी बात कर लें। और फिर इंटरव्यू के बाद लोग बहुत खुश होते हैं। मैं इस बात पर गर्व कर सकता हूँ कि मैंने अभी कंटेम्प्रेरी जो पॉपुलर एक्टर हैं उनके पहले इंटरव्यू मैंने किए हैं, और जो जानकार लोग हैं वो बुलाते भी थे। आज भी मेरे पास 300-400 रिकॉर्डिंग है जो ऑडियो टेप में है और मोबाइल में है। तो मैंने कभी कॉपी और कलम से इंटरव्यू लिखे नहीं है। तो जो शब्दावली मेरे इंटरव्यू में आती है, जो बातचीत है, जो पूरा वाक्य आता है, वो सब्जेक्ट का ही आता है। तो इसलिए हर इंटरव्यू अलग दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। अगर आप नोट लेके फिर इंटरव्यू करते हैं, लिखते हैं, तो वो आपकी भाषा होती है, सब्जेक्ट की भाषा नहीं होती है। तो यही तरीका मैंने इरफान हो, अमिताभ हो, जो भी हो, नए से नए हो, पुराने से पुराने हो, तो उनके सामने करता हूँ मैं। जैसे कई बार ऐसी बातचीत हुई है लोगों से, दोस्तों से हमारे, और मैंने बाद में कहा कि ये जो जवाब दिया है आपने, क्या मैं इसको कैरी करूं या छोड़ दूं। कई बार वो लोग कह देते हैं कि नहीं, हम तो बोलते हुए बोल गए, तो आप देख लीजिएगा, उसको बचा लीजिएगा। अजय जी, जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो लेखन जो है उसकी ओर ज़्यादा रुझान था, फिर बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो विजुअल पर ज़्यादा फोकस होने लगा। उसके बाद अब समाज में हमारे पास एक नया शब्द है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जिस तरह से भारत में उभर रहा है और जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो ब्रॉडकास्टर है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो मूल पत्रकारिता है, जो कि व्यवस्थित तरीके से हो रही है और संस्थानों के द्वारा हो रही है,
उनका महत्व बना रहेगा या ये धीरे धीरे इसका असर कम हो जाएगा? जो बेसिक पत्रकारिता है वो तो रहेगी, और सोशल मीडिया को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं इसका कोई प्रकोप नहीं मानता मैं जी। अब ये है कि ये खुद ब खुद फिल्टर होगा ये। हाँ, और फिल्टर होगा। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ही ऐसे ऐप आ जाएंगे और ऐसी सुविधाएं आ जाएंगी कि आप सर्च करते हुए कह देंगे कि भाई मुझे फिल्टर करके दो, मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें निकाल के दो, तो गूगल या कोई भी जो सर्च मीडियम है वो आपको वैसी चीज़ें ला के देगा, आपको अनर्गल चीज़ें नहीं देगा। फिर आपके सर्च पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं। अगर आप डीप सर्च में बिलीव करते हैं तो आपका सर्च भी वैसा ही होगा। अगर आप अश्लील चीज़ें देखते रहते हैं तो आपको अश्लील चीज़ें एल्गोरिदम में आएगा। तो ये तो पूरा आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ें। अब आपके संयम पे, आपकी रुचि पे और आपके अनुशासन पर डिपेंड करता है कि आप उससे प्रभावित हो रहे हैं और उससे निर्देशित हो रहे हैं कि आप उसको निर्देशित कर रहे हैं। जर्नलिज्म काफ़ी बदला है अभी, और सोशल मीडिया उसको और फैला रहा है। तो मैं इससे बिल्कुल नहीं घबराता कि किसी फिल्म का रिव्यू 50 रिव्यू आ गया, सब लोग मनमानी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, आप अपनी बात कहिए। अजय जी, हमारे इस कार्यक्रम को हमारे युवा साथी और बाकी बहुत सारे श्रोता सुनते हैं। आमतौर पर ये मानते हैं कि अगर हम फिल्म डेस्क पर होंगे या फिल्म पत्रकारिता अगर हम करेंगे, मैं चाहूंगी कि आप कुछ इस तरह की चुनौतियां भी हमें बताएं कि अगर हम कभी शुरू करते हैं फिल्म पत्रकारिता, तो जो दिखता है वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो सरल नहीं है। नहीं, देखिए, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में नहीं रहना चाहिए पत्रकार को। जी। होता क्या है कि हम जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों से मिलते हैं या कोई मशहूर कलाकार से मिलते हैं, जब हम होटल में मिलने जाते हैं या उसके घर पे मिलने जाते हैं, वो मुझे पूरे आदर के साथ मिलते हैं। जी। उस समय जब हम मिल रहे होते हैं तब उनकी स्थिति में मिल रहे होते हैं। जी। वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में हम जाके मिल रहे होते हैं। लेकिन पत्रकार को यह नहीं भूलना चाहिए, हमारे ज़माने में तो होता, अब चलो थोड़ी स्थिति सुधर गई है, हम जब 5 स्टार होटल से बाहर निकलते हैं तो हम बस स्टॉप की लाइन पे खड़े हो जाते हैं। जी। आपको अपनी स्थिति का अंदाजा रहना चाहिए। दूसरा, मुझे हमेशा लगता है कि फिल्म पत्रकारिता में भी अगर आप आ रहे हैं तो आपको देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री और बाकी ग्रंथ जो भी हैं, हमारे माइथोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं, उसका अध्ययन आपके पास होना चाहिए। पत्रकारिता सिर्फ ये नहीं है कि 4 बड़े स्टार के लाइफ में क्या हो रहा है वही हम पता कर लें। ये अगर आपका आधार बन गया है मजबूत, आपको देश का इतिहास मालूम है, चाहे किस भी दृष्टिकोण से आप इतिहास पढ़ रहे हो, उसके बाद जब आपके सामने कोई तथ्य आएगा तो आप खुद जांच कर लेंगे। कोई कुछ बोल रहा होगा, इतना तैयार तो होना चाहिए कि अगर कोई फिल्म स्टार कोई रेफर कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो आपके ध्यान में वो चीज़ होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इंटरव्यू से निकलने के बाद उसको सर्च करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या है। मुझसे बहुत पहले किसी पत्रकार ने पूछा था कि हम ऐसा क्या करें कि हम आपकी तरह ही लोगों के संपर्क में आ जाएं या वो लोग हमारी इज्जत करें। किसी नए पत्रकार ने पूछा, हमने यही कहा था, देखिए मौका तो आपके पास वही 10 मिनट का होता है जी। किसी के पास भी 10 मिनट में आप ऐसे सवाल पूछें कि स्टार को आपके सवाल याद रह जाए। अजय जी, अब बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। पहले फिल्म पुरस्कार दिए जाते थे तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक जिन्होंने योगदान किया है उन नामों पर विचार किया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो बिल्कुल युवा अभिनेता अभिनेत्रियां जो हैं उनके नाम भी इसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो परंपरा है ये कलाकारों को अपने अभिनय के प्रति, अपने काम के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार बनाती है, या बहुत अर्ली स्टेज में उनको एक ऐसी उपलब्धि दे दी गई है राष्ट्रीय स्तर की, उसके बाद वो बहुत आसानी से अपने काम को लेते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, थोड़ा बदलाव तो आया है। क्या है कि राष्ट्रीय पुरस्कार में पहले सिर्फ कलात्मक फिल्मों को, कला फिल्मों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, गंभीर फिल्मों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पिछले 8-10 सालों में ऐसा हुआ है कि कमर्शियल सिनेमा को भी अब उसमें शामिल कर लिया गया, तो वो एक दूरी कम हो गई है जी। कलाकार उस समय भी नए, जैसे शबाना आजमी को जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तो उनकी पहली या दूसरी फिल्म थी, अंकुर के लिए ही मिला था, पहली फिल्म थी जी। OTT के बारे में बात करते हैं। प्रसार भारती का अब अपना OTT है वेव्स, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और OTT कल्चर पूरे देश में जो है, ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री को आपने नज़दीक से देखा है, वो चाहते हैं कि जब फिल्म रिलीज हो रही है तो दर्शक सिनेमा घर तक आए, लेकिन OTT उनके घरों में फिल्में पहुंचा रहा है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है या ये ज़्यादा एजुकेट करेगा, लोगों को मनोरंजन से ज़्यादा जोड़ेगा?
क्या सोचते हैं? मुझे लगता है मनोरंजन से ज्यादा जोड़ चुका है और जोड़ भी रहा है। ओटीटी को कभी दुश्मन मान के नहीं चलना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को मैंने वहाँ भी बात की थी जी। अब वो फिल्म इंडस्ट्री को तय करना कि कितने दिनों के गैप के बाद वो ओटीटी पर ले आए। वैसे 3 महीने के बाद फिल्में आ जाती हैं। अगर फिल्में थिएटर में नहीं चली हैं तो 2 महीने के बाद भी आ जाती हैं। तो ये गैप भी काफ़ी है। बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं। अच्छा, थिएटर जाने की रुचि जो थी और आदत थी वो कोविड के समय लोगों की कम हो गई तो अब वो आदत फिर से बिल्ट होने में थोड़ा समय लग रहा है। और ये सच्चाई है कि थिएटर के टिकट बहुत महंगे हैं, फिर आपको प्लान करना पड़ता है, फिर उनके समय के हिसाब से जाना पड़ता है। ओटीटी पे आप खुद देख सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों का सहअस्तित्व बना रहेगा। बाकी ओटीटी तो बहुत अच्छा है और फिल्म एजुकेशन के लिए, फिल्म वफ़ के लिए, हर के लिए ओटीटी अच्छा है। जी, मैं जो फिल्म दर्शक हैं उनकी ओर से एक ये सवाल पूछूंगी। हम जैसे लोग कई बार रिव्यू पढ़ते हैं, कितने स्टार किस फिल्म को दिए गए हैं वो देखते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं कि इस फिल्म को देखने हम जाएंगे। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो रिव्यू किया जाता है, जो स्टार्स दिए जाते हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या हम और माध्यमों से फिल्म के बारे में जानें और उसके बाद फिल्म देखने जाएं, या ये इन स्टार्स के भरोसे हम चले जाएं? मुझे लगता है दर्शकों को स्टार के भरोसे नहीं जाना चाहिए जी। स्टार पे अगर जाएंगे तो धोखे में रहेंगे आप। फिर रिव्यू का तो वही है कि सोशल मीडिया पर रिव्यू तो रिलीज के साथ ही आने शुरू हो जाते हैं जी। अब वो फिल्टर करना आपका काम है कि कैसे आप फिल्टर करते हैं किन चीज़ों। मैं खुद रिव्यू लिखता हूँ, लेकिन मैं अपना रिव्यू लिखने के बाद से दूसरों को भी पढ़ना चाहता हूँ कि मैंने जो राय रखी और दूसरों ने जो राय रखी वो कैसी थी। एक रिव्यूअर का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। अजय जी, अभी हम जिस तरह की वेब सीरीज देख रहे हैं ओटीटी पर, जैसी फिल्में हैं, कई बार हम उसमें देखते हैं इतना ज़्यादा हिंसा उसमें दिखाई जाती है, कई बार जो है वो अश्लीलता भी है, फिर कोई पात्र है ज़बरदस्ती वो गालियां ही दे रहा है, अपना गुस्सा वो सिर्फ गालियों से जाहिर कर रहा है, उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ये जो संस्कृति है, आपको लगता है ये समाज से उठाई गई संस्कृति है जो फिल्मों में परिलक्षित हो रही है, या एक नई संस्कृति गढ़ी जा रही है और समाज को दी जा रही है? देखिए, एक पैरेलल कल्चर तो चलता ही है। पॉपुलर कल्चर जो है वो पैरेलल कल्चर क्रिएट करता है जी। जैसे हिंदी फिल्मों में जो परिवार आप देखते हो वो परिवार वैसा हमारा परिवार तो होता नहीं है जी। ना वैसे सिंथेटिक लोग होते हैं, ना वैसे ओवर रिएक्टिव होते हैं। कुछ परिवारों में होता है कि बहुत ओवर रिएक्टिव है और ओवर द टॉप रहते हैं वो लोग। हाय बेटा कैसे हो तुम, ऐसे करने वाले कुछ लोग होते हैं, माँ वैसी होती है। लेकिन जैसा हिंदी फिल्मों में दिखाया तो वो नहीं होता है। देखिए, ओटीटी पर जो भी हिंसा है, अश्लीलता है, गालियाँ हैं, मैं उसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ मैं, क्योंकि वहाँ लिख के आता है कि किस उम्र के लोग इसको देख सकते हैं जी। अगर आपका परिवार में अनुशासन नहीं है, आपने ये तय नहीं किया है कि कौन सी चीज़ कौन देखेगा, तो आप देख सकते हैं उसको। जो लोग ऐसी आलोचना करते हैं, अरे वो फिल्म आई है परिवार के साथ नहीं देख रहे हैं, क्यों आ गई परिवार में देख, भाई उसने मना तो किया था ना आपको 18+ जी। तो आपको तय करना था परिवार, आपके परिवार में ढीलापन है ना, आपका बच्चों पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन ये तो अभी ओटीटी को मैं वैसे ही मानता रहा हूँ अभी तक कि ये बाढ़ की तरह है। बाढ़ आया है तो बहुत सारी खर पतवार गंदगी सब आया है, लेकिन अच्छी जमीन भी आती है, कुछ खाद भी आता है। तो अब डिपेंड करता है कि क्या होता है जी। चलते चलते ये सवाल मेरा आपसे कि हमारे जो युवा साथी हैं, फिल्म में रुचि रखने वाले लोग हैं, लगातार आपको कहाँ पढ़ सकते हैं? चवनी चैप ब्लॉग है, तो वहाँ 4000 से ऊपर लेख, इंटरव्यूज और तमाम चीज़ें हैं, वो देख सकते हैं लोग। सिनेमा हॉल पे मैं एक्टिव हूँ, वहाँ मैं अपनी राय, रिव्यूज और डिस्कशंस और तमाम चीज़ें देता हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे साथियों को इसमें से बहुत कुछ मिलेगा। अजय जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं तमाम श्रोताओं की ओर से और आकाशवाणी की टीम की ओर से आपको धन्यवाद कहती हूँ। जी, आपका भी धन्यवाद कि ये मौका मुझे मिला अपनी बात शेयर करने के लिए। तो कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।